Hi everyone. Let's start with the third chapter, that is election and representation. इस चैप्टर में हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है और किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है और उसके कुछ रिफॉर्म्स के बारे में. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड. इलेक्शन को समझाने के लिए एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है एक चेस गेम से. पूछता है, क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर मान लो जो ब्लैक नाइट होता है, जो कि ऐसा 1, 2 एंड 2.5 ऐसा मूव करता है ना, अगर ये ऐसा ना मूव करने के बजाय ब्लैक नाइट सडनली स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट रादर देन, ऐसा ना मूव करने के बजाय वो क्या हो, सीधा सीधा मूव करने लगे, तो ये तो रूल के खिलाफ हुआ कि नाइट हमेशा जो है 2.5 की तरफ मूव करता है. उसी तरह क्या हो अगर क्रिकेट में कोई अंपायर ही ना हो, या फिर किसी भी स्पोर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. फुटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, क्रिकेट हो गया. अगर हम रूल्स को चेंज कर दें तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी चेंज हो जाएगा गेम का. उसी तरह से गेम नीड्स एन इम्पार्शियल अंपायर हुज डिसीजन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द प्लेयर्स. कि हर गेम में एक ऐसा अंपायर होना चाहिए, ऐसा रूल होना चाहिए कि जितने भी लोग उस गेम को, जितने भी प्लेयर उस गेम को खेल रहे हैं, वो उस रूल को एक्सेप्ट करें. द रूल्स एंड द अंपायर्स हैव टू बी एग्रीड अपॉन बिफोर वी बिगिन टू प्ले अ गेम. तो ये चीज़, अगर क्रिकेट में अंपायर है तो उसके रूल्स को पहले ही डिफाइन किया गया है ना, कि अगर बॉल ये स्टंप है, इसके बाहर जाएगी तो वाइट रहेगा. अगर बॉलर बैट्समैन को बोल्ड कर देता है तो बैट्समैन को जाना पड़ेगा पवेलियन में. अगर ऐसा ना हो और बैट्समैन बोले कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, तो फिर वो जो गेम है उसका कोई मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं, जीत हार का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कुछ रूल ही नहीं है. व्हाट इज़ द ट्रू गेम, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ गेम इज़ ऑल्सो ट्रूथ ऑफ इलेक्शंस. जो इस गेम की सच्चाई है ना, कि बिना अंपायर्स के, बिना किसी रूल्स के नहीं चल पाएगा, उसी तरह इलेक्शंस भी है. बहुत सारे रूल्स है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए. द आउटकम ऑफ द इलेक्शन डिपेंड ऑन द रूल्स वी हैव अडॉप्टेड. इलेक्शंस का जो रिजल्ट होता है वो इस पर डिपेंड करता है हमने जो रूल्स को अडॉप्ट किया है. अब ये रूल्स हमने कहाँ अडॉप्ट किए हैं? ये रूल्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, के हमने इलेक्शंस के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स को अडॉप्ट किए हैं. वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द इम्पार्शियल मैनर. कुछ तो मशीनरी चाहिए. मशीनरी इन द सेंस कि कोई ऐसा टूल हो जो कि सिर्फ रिजल्ट ही ना बताए बल्कि सही रिजल्ट बताए. Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, these cannot be left to any government. और इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है, इसको किसी गवर्नमेंट पे के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है ना. नहीं तो पता चले जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो फिर ऐसे रूल्स बनाएगी जो उसके लिए आसानी होगी अगेन कुर्सी रिटेन करने के लिए. That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of the democratic country. तो इलेक्शंस के जो भी रूल्स है वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? हर कंट्री के, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शंस और उसके प्रोविजंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स दिए हुए हैं, कैसे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए, ये सारी चीज़ें. वी शैल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन चूजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के. और जो हमने इलेक्शंस के मेथड को चूज़ किया, क्योंकि अलग अलग मेथड होते हैं ना, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था, हमने यही मेथड क्यों चूज़ किया. एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में हम कामयाब हुए. We shall also look at some suggestions for amending the constitutional provisions in this respect. और इसके साथ साथ
हम कुछ सजेशंस को देखेंगे जो लोगों ने किया कि भाई ये चीज़ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रही है, तो इस चीज़ को अमेंड किया जाए। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझोगे? सबसे पहले डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शंस के कितने मेथड होते हैं। सिर्फ एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस अडॉप्टेड इन अ कंट्री, जो इलेक्शन अडॉप्ट किया गया उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के लिए जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और डिबेट ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के इसके डिबेट के बारे में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शंस का मतलब तो आप समझ ही गए हो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसे कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाए। अब उस गवर्नमेंट को चुनने के लिए हमको कोई मेथड अपनाना पड़ेगा, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, जो वोट करते हैं, इलेक्शंस। सो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि 2 सिंपल क्वेश्चंस हैं इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बारे में। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? डेमोक्रेसी मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा डिसाइड की जाए। किसके द्वारा डिसाइड की जाए? बाय द पीपल। बट नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर इसको अचीव करना है, क्या अगर डेमोक्रेसी अचीव करना है तो क्या बिना इलेक्शंस के किया जा सकता है? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। बिना इलेक्शंस के क्या हम डेमोक्रेसी अचीव कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? अब कंट्री में डेमोक्रेसी है ही नहीं है, दैट मीन्स गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी ही नहीं जाती है, तो क्या हम इलेक्शंस को होल्ड कर सकते हैं? दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्फ। लेट अस हैव अ डिस्कशन इन दिस क्लासरूम ऑन द बोथ दिस क्वेश्चंस। अब ये दोनों के क्वेश्चन के बारे में हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव लर्न सो फार इन द प्रीवियस क्लासेस। तो जो भी हम लोग ने पहले 2 क्लासेस में पढ़े हुए हैं, सेकेंड क्लास वॉज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स और पहले में वाई एंड हाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी और इलेक्शंस में आए, जो हमें हमारे दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है? ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, इसकी ज़रूरत क्या? हम वोट क्यों देते? ताकि हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव रहे, ताकि जब मैं उसे कोई अपनी तकलीफ़ों को बताऊं, अगर वो सोशल प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर इंसान, वो पर्टिकुलर विधायक जाके हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और या फिर हमारे बातों को उठाए, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो लेकिन इसकी ज़रूरत क्या हुई? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। इंडिया को ग्रो करने में, हर डिसीजन में हर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इसी वजह से रिप्रेजेंटेशन आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दिस इज़ हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पॉर्टेंट। और जब हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो आप किसे चुने, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इलेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वट एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, आवर माइंड इन्वेरिएबली टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शंस। जो भी हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारा दिमाग कहाँ लेके जाता है? आकर इलेक्शन पे। आज के टाइम पे इलेक्शंस हैव बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं, वो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका इलेक्शन किस तरह से किया जा रहा है। वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब तो हमें पता चल गया कि डेमोक्रेसी मीन्स अ कंट्री वेयर गवर्नमेंट is represented by the people. A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decisions. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी? जहाँ पे हर लोग जो है, जो रोज़मर्रा के डिसीजंस लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग कंट्री और वट एवर, तो वो तो डायरेक्ट हो गया। मेकिंग एन इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो
गवर्नमेंट को बनाने और उसको चलाने के लिए जब हर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। वाई? क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट डिसीजंस को ले रहे हैं या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो पुराने सिटीज़ थे जैसे ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दैट मीन्स ग्रीस पीपल क्या करते थे, सारे लोग इकट्ठा होकर कोई एक डिसीजन लेते थे। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट्स स्पेशली ग्राम सभास टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी गांव में जो ग्राम सभा होती है वहाँ पे गांव के सारे लोग मिलते हैं, फिर अपनी अपनी राय देते हैं। तो ये एक तरह से पूरे गांव का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। तो सारे लोग जब इन्वॉल्व कर रहे हैं व्हाट दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस व्हेन अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। अभी एक गांव की पॉपुलेशन कितनी 100 200 500 रहती है, वहाँ पे ठीक है एक जगह इकट्ठे हो गए एक डिसीजन ले लिया। बट एक कंट्री जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं वे कैसे सब मिलकर डिसीजन लेंगे। दैट इज़ वाई द रूल बाय द पीपल यूजली मीन्स रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जब हम रूल बाय द पीपल कहते हैं ना तो इसका मतलब नहीं कि लोगों के द्वारा लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंट्री को, बल्कि लोगों ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, दैट मीन्स इलेक्शन हुआ। तो हमारे यहाँ से कोई इलेक्शन में एक खड़ा हुआ हर पार्टी से और हमने जिसको चाहा वोट दिया, ए बी सी वटेवर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट रूल बाय द पीपल बट एक्चुअली रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। In such an arrangement, citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administering the country. The method followed to choose these representatives is referred as an elections. अब हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए जो मेथड फॉलो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्शंस। थस इसी वजह से द सिटीजन्स हैव अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। लोगों ने तो एक रिप्रेजेंटेटिव को बना दिया, अब जो डिसीजन लेगा ये रिप्रेजेंटेटिव लेगा ना। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं, इनका डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। अब क्या पॉलिसीज बन रही है वो रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में डिसाइड करेंगे, नॉट द पीपल। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे डिसीजंस को ले रहे हैं। द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस मेथड से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? क्योंकि वो सारे डिसीजंस, वो जो रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है आगे चल के वो सारे डिसीजंस को लेने वाला है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम किसी एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान को उस पोस्ट पे पहुँचाएं जो पूरे सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को समझ के डिसीजंस लेवे, ना के अपने खुद के फ़ायदे के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड्स अस द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या याद दिलाता है कि सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस, के कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है बट वो भी इलेक्शंस कराते हैं। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक, और यहाँ तक कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स है वो अपने आप को एज अ डेमोक्रेटिक रूलर रिप्रेजेंट करते हैं। दे डू सो बाई होल्डिंग इलेक्शंस इन अ सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। वो उसको इस तरह से करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? क्या तुम ऐसे कुछ इलेक्शंस का बारे में सोच सकते हो, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? व्हाट डू यू थिंक वुड डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? क्या चीज़ है जो दोनों को अलग करेगी, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस इन आवर कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे? और क्या चीज़ है जो इस बात की गारंटी देती है कि हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होगा वो डेमोक्रेटिक वे में होगा, दैट मीन्स कि बाय द पीपल ऑफ द कंट्री होगा। सो इस प्रॉब्लम को कि डेमोक्रेटिक वे में ही हो, इसके लिए
कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन, वहाँ पे कौन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है पिक्चर में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कुछ रूल्स को लिखता है अबाउट इलेक्शंस के बारे में। द डिटेल्स आर यूजली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर, कुछ बेसिक रूल्स को लिखता है, बाकी चीज़ें किस पे छोड़ दी जाती है, लेजिस्लेचर के उस पर कि क्या लॉ पास कर रहे हैं रिगार्डिंग दैट। दीज बेसिक रूल्स आर यूजली अबाउट कौन वोट के लिए एलिजिबल है, कौन कंटेस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एलिजिबल है, इलेक्शंस को कौन सुपरवाइज करेगा, हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कैसे वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने जा रहे हैं, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, किस तरह से वोट काउंट किए जाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे। लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस, जिस तरह से हर डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इन क्वेश्चंस का आंसर करता है, उसी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये सारे सवाल जो हमने ऊपर किए उसका आंसर्स करता है। एज यू कैन सी, जैसे कि तुम देख सकते हो, द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। पहले 3 क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि फ्री हो, फेयर हो, सबके, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स दे सके इलेक्शंस, लेडीज़ ना दे सके, बट वो एक इंश्योरिटी बताता है। एंड कैन थस बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, और इसे डेमोक्रेटिक कहा जा सके। द लास्ट 2 क्वेश्चन आर अबाउट इंश्योरिंग अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, के जो भी लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो क्या इंश्योर करता है कि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। इन दिस चैप्टर यू विल बी कंसिडर बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट इलेक्शंस। इस चैप्टर में 2 एस्पेक्ट के साथ चलना है, एक जो वोट देने वाला है और एक जो वोट लेने वाले हैं, क्या यहाँ पे भी सब फ्री एंड फेयर है और क्या यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन या फ्री एंड फेयर है। तो ये दोनों चीज़ को हम साथ में देखते चलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा पहले टॉपिक में, इलेक्शंस और डेमोक्रेसी। इलेक्शंस और डेमोक्रेसी समझने के बाद हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। क्या सिस्टम है और उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप है, वो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। You may have noted above a reference to different method or the system of elections. NCERT की खास बात ये है कि ये तुमको एक जो है ना चाहता है कि तुम सोच विचार करो। ऊपर थोड़ा सा सस्पेंस दिया था कि कुछ मेथड होंगे। You may have wondered what these were all about. तुम सोचोगे कि ये है क्या, मेथड, सिस्टम, इलेक्शंस क्या। You may have seen or read about different method of electioneering and campaigning in the elections. But what are the different method of elections? इलेक्शंस कराने के अलग अलग मेथड्स क्या है। देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, यहाँ पे एक सिस्टम है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। देयर आर अथॉरिटीज़ एंड रूल्स अबाउट डूज एंड डोंट्स, कुछ अथॉरिटीज़ है, कुछ रूल्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इज़ दैट व्हाट इलेक्शन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट, क्या यही इलेक्शन है कि कुछ अथॉरिटीज़ है वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस को NCERT आपके माइंड में पुट अप करना चाहता है और चाहता है कि आप सोचो इस बारे में। यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड। तुम ये भी सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ज़रूरत है ये लिखने की कि वोट्स कैसे काउंट किए जाएंगे, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, कि रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। इजंट दैट वेरी ऑब्वियस, पीपल गो एंड वोट, द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट गेट्स इलेक्टेड। क्या ये एकदम एक नॉर्मल सा नहीं है कि लोग जाएं वोट करें, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत गया, सिंपल, इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी। दैट इज़ व्हाट इलेक्शंस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही क्या है, पूरी दुनिया में इलेक्शंस है। लेकिन वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट, हमें इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ, हमको क्या, लोग जाएं वोट दें, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, इसमें क्या इतना सोचने की ज़रूरत है। नहीं, वी नीड टू, हमें सोचने की ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज सिंपल एज, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। वी हैव गॉट सो यूज टू आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वी थिंक दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर वे। हम इतना ज़्यादा यूज टू हो गए हैं तो हमें लगता है कि कोई और तरीका ही नहीं है, इस वजह से ये बहुत ही सिंपल और स्वीट लगता है। In a democratic elections, people vote and their preference decided who will win the contest.
बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस। हो सकता है वो लोगों के अलग अलग तरीके हो जिसमें से वो अपने चॉइसेस को सेलेक्ट कर सके कि किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। एंड वेरी डिफरेंट वेज इन विच देयर प्रेफरेंसेस कैन बी काउंटेड, और उनके अलग अलग तरीके हैं। These different rules of the game can make a difference who is the winner or the game will be। तो ये अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं, यही चीज़ इसको थोड़ा सा अलग बनाती है कि कौन इलेक्शंस में जीतेगा। सम रूल्स कैन फेवर बिगर पार्टीज, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बड़ी पार्टीज को फेवर कर सकते हैं। कुछ रूल कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर्स, कुछ रूल्स क्या कर सकते हैं, छोटे प्लेयर्स को हेल्प कर सकते हैं। सम रूल्स कैन फेवर द मेजॉरिटी कम्युनिटी, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर कर सकते हैं। अदर्स कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। लेट अस लुक वन ड्रामेटिक इंस्टेंस टू सी हाउ दिस हैपेंस। देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस में ही पहला क्या टाइप है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस क्लिपिंग को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। 3/4 मतलब कि 4 वोट लोगों ने दिए ना, तो 3 वोट तो सिर्फ कांग्रेस को ही मिला। ये जो अभी हम लोग ने आर्टिकल देखे हिंदुस्तान टाइम्स का, इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, एक ऐतिहासिक मोमेंट की बात करता है। इन द लोकसभा इलेक्शंस 1984 द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग 415 आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स, मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। मतलब के 100 में से 80 सीटें किसकी थी, 80% सीटें कांग्रेस की। सच अ विक्ट्री वॉज नेवर अचीव बाई एनी पार्टी इन द लोकसभा, ऐसी जीत आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी लोकसभा में। वॉट डिड दिस इलेक्शन शो, ये इलेक्शन क्या शो कर, द कांग्रेस पार्टी वोन 4/5 ऑफ द सीट्स, कांग्रेस पार्टी 4 आउट ऑफ 5 सीट जीती थी। डज इट मीन दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी, क्या इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 4 लोग कांग्रेस को वोट दिए थे, क्या इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली नॉट, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या था, हुआ ये था, टेक अ लुक एट द इनक्लोज टेबल, द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ द वोट। कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले, 48%। दिस मीन्स दैट ओनली 48% ऑफ दोज हु वोटेड, कि जितने लोगों ने वोट किए थे, सपोज 52% लोगों ने वोट किए, तो उसमें से 48% किसको मिल गया था, कांग्रेस को ही। दिस मीन्स दैट ओनली 40% ऑफ दोज हु voted in a favor of the candidates put up by the Congress party, but the party still managed to win more than 80% of the seats in the Lok Sabha. Look at the performance of other parties. The BJP got 7.4% votes but less than 1% seats. How did that happen? ये हुआ कैसे कि इतने वोट मिल रहे हैं। टेबल देखते हैं, कांग्रेस ने 48% वोट पाए, उसको कितना सीट मिला, 415। बीजेपी 7.4%, उसको कितनी सीट मिली थी, 2 सीट। जनता सेम वे यू कैन से द परसेंटेज एंड उनका सीट्स। अब इधर देखो, सीपीआई को सिर्फ 5.7% सीट्स मिला। इवन तेलुगु देशम को 4.1% वोट मिला, लेकिन सीट्स कितनी मिली, 30। बट अगेन इफ आई कंपेयर तेलुगु देशम विद बीजेपी के 3% वोट शेयर ज़्यादा है, बट ओनली ही एबल टू गेट कितना, 2 सीट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए, दिस हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन, हम एक स्पेशल मेथड को फॉलो करते हैं। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, पूरी कंट्री को हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में डिवाइड करते हैं। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, सपोज ये पूरा इंडिया है, तो इसको 540 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये मैं ऐसे रफली बॉक्स बना रहा हूँ, बट ऐसे पूरे इंडिया को 543 पार्ट्स में। तो ये जो एक पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव
और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आता है। एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसको जीत दे दी जाती है। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग खड़े होंगे, बहुत सारे खड़े होंगे, 5-6 पार्टी के लोग, तो उसमें से जो एक को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा ना, उसको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर घोषित कर दिया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whoever more votes than all other candidates is declared elected, कि इस सिस्टम में जो कैंडिडेट के पास ज़्यादा वोट रहेंगे उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मेजॉरिटी वोट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि उसको 80% वोट चाहिए, 70% चाहिए, बस जितना उसका अपोजिशन वाला लाया है उससे एक वोट ज़्यादा। अगर मान लो सामने वाले पार्टी ने 2 वोट मिले हैं तो तुम 3 वोट ला के जीत सकते हो। ये नहीं कि तुमको 50% वोट चाहिए ही चाहिए। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड, कौन से मेथड को, जिस मेथड में तुमको अपोजिशन से एक वोट ज़्यादा लाना रहता है। चाहे वो 10,000 लावे तो अपने को 10,001 लाना है, अगर वो 4 वोट लावे तो हमको 5 वोट लाना है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास द पोस्ट। नाम में ये है कि पहले क्या कर दो, जो सामने वाले का वो है उसको पोस्ट कर दो। पोस्ट मतलब कि उससे एक वोट ज़्यादा लेके आओ। In this electoral race, the candidate who is ahead of others, who is crossing the winning post first of all, is the winner। और उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, विनर घोषित कर दिया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को ही हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। और ये मेथड कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो, हमने तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में समझ गए। लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जाम्पल। द कांग्रेस पार्टी वोन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स देन इट्स शेयर ऑफ वोट्स। जितने उसके वोट्स के शेयर्स थे उससे ज़्यादा उसने सीट्स जीत ली कांग्रेस ने। बिकॉज इन मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच इट्स कैंडिडेट ओन दे सिक्योर लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या है वो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे 50% कम वोट्स मिले फिर भी वहाँ पे सीट्स जीत गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, वहाँ पे नहीं, मतलब कि इलेक्शन में क्या सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। अगर हमारा अपोजिशन एक वोट ला रहा है तो हमको 2 वोट लाने की ज़रूरत है बस। इफ़ देर आर सेवरल कैंडिडेट्स, अगर वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, द विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट मच लेस देन 50% ऑफ द वोट। अब अगर टोटल पॉपुलेशन किसी गाँव की 100 है, हाँ, अब 100 के 100 किसी एक को तो नहीं देंगे, कुछ ए को देंगे, कुछ बी को देंगे, कुछ सी को देंगे, कुछ डी को देंगे, तो ऑब्वियसली वोट्स डिवाइड होने वाले हैं। तो जो विनर भी रहेगा ना उसको 50% वोट नहीं मिलने वाला है। द वोट्स दैट गोज टू ऑल द लूजिंग कैंडिडेट गो वेस्ट। जो वोट्स लूजिंग कैंडिडेट्स को जाते हैं वो वोट वेस्ट हो जाते हैं। फॉर दोज कैंडिडेट्स और पार्टीज गेट नो सीट्स फॉर दोज वोट्स। और उन वोट्स के लिए उनको, जो कैंडिडेट्स को वोट मिले रहते हैं उनको उस वोट के लिए कोई कुछ मिलता नहीं है, ना तो सीट ना कुछ। सपोज अ पार्टी गेट्स ओनली 15% ऑफ द वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक पार्टी है जिसको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोट मिले, बट एवरीवन एल्स गेट्स इवन लेस वोट्स, और बाकी और लोग भी उससे भी कम मिले। तो इन दैट केस द पार्टी कुड विन ऑल द सीट्स विद द ओनली 25% ऑफ द वोट्स और इवन लेस। तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो 25% मिले हैं जिसको ना, भले ही 25 मिले हैं, वो सारे के सारे सीट जीत सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोगों को कम वोट्स मिले हैं, कम परसेंट ऑफ वोट्स मिले हैं। पहले मेथड के बारे में हमने पढ़ा FP, फर्स्ट पास द पोस्ट। दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेट अस कंपेयर दिस हाउ इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन इजराइल। इजराइल में इलेक्शंस कैसा होता है, दैट फॉलोस अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। जो इलेक्शंस का एक अलग ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड, एक बार जब वोट काउंट हो जाते हैं ना, तो ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर्स ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन द प्रोपोर्शन टू इट शेयर्स ऑफ द वोट्स। मतलब इंडिया में कैसा होता था, जो जीता सिर्फ उसको ही सीट्स मिलती ना, बट यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टी को जितने परसेंट ऑफ शेयर वोट्स मिले हैं उन सबको उस हिसाब से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ इट्स नॉमिनीज।
तो हर पार्टी क्या करती है, उसका कोटा कैसे फुल करती है, अपने नॉमिनीज को प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जो कि इलेक्शन के पहले डिक्लेयर किया जाता है। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, जिस सिस्टम में जिसको जितना वोट मिला है उस वोट शेयर के हिसाब से उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उस मेथड को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पीआर सिस्टम। इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, उसको उतने ही प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स मिलते हैं जितना प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स उसको मिला हुआ है। इन द पीआर सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशन, दो वेरिएशंस हो सकते हैं। इन सेम कंट्रीज लाइक इजराइल और नीदरलैंड द इंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी कंट्री को क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समझा जाता है। एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर्स ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शंस, और हर पार्टी को उसके वोट्स के अकॉर्डिंग सीट्स को अलॉट किया जाता है। द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल। अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल में भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट एज इजराइल में पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लेयर किया जाता है। अर्जेंटीना और पोर्चुगल में क्या होता है, एक ही कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लेयर किया जाता है। ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर पार्टी क्या करती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स को चुनती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बोथ वेरिएशन वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस ऑफ द पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, जो वोटर रहता है ना वो कैंडिडेट को नहीं चुनता है, वो कौन से पार्टी से है उसका प्रेफरेंस के, सपोज ये एक पार्टी है, ये बी पार्टी है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो उस हिसाब से वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। द सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द पार्टी, thus representatives from the constituency would and do belong to the different party. In India we have adopted PR system। हम जो है ना इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी अपनाए हैं। कहाँ पे पता चलेगा ये, दिस इज एग्जाम्पल गिवन बाई कि किस तरह से वहाँ पे सीट्स का एलोकेशन होता है। ऑन लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, the constitution prescribe a third and complex variation of the PR system of the election of president, vice president and the election of राज्य सभा एंड विधान परिषद। ये सब के इलेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, PR सिस्टम को यूज़ करते हैं। कौन कौन से, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, राज्य सभा क्या है वो यार, राज्य सभा के लिए और विधान परिषद के लिए। तो नाउ लेट्स डू कंपैरिजन बिटवीन FPTP और PR के बीच में। FPTP मतलब क्या, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा PR मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इससे पता है हमें कंट्री को अलग अलग जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरे में क्या होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर डिमांडेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द इंटायर कंट्री में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसे PR के सिस्टम में क्या हो सकता है, पूरी एक कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लेयर कर सकते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव करती है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर वोट्स फॉर द पार्टी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के किसको कितना वोट मिल रहा है। वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट को वोटर्स वोट करते हैं और यहाँ पे पार्टी को वोटर्स वोट करते हैं। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन लेजिस्लेचर, पार्टी भले ही कम वोट मिले बट अगर उसको जो है और पार्टी से ज़्यादा वोट है तो उसको ज़्यादा सीट्स मिल सकती है लेजिस्लेचर में। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शनल टू द परसेंट ऑफ वोट्स एंड इट्स गेट्स। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने परसेंट ऑफ वोट्स उसको मिले हुए इलेक्शन में, उसी हिसाब से उसको सीट्स भी मिलती हैं। ये है, यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला था, लिकर्ट को, तो उनको 37 सीट्स भी। 37 किस पे बेस पे डिसाइड हुआ, उनके वोट शेयर के। शास नेशनल यूनियन, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी 50% प्लस 1 वोट्स। जरूरी नहीं कि उसको 50% वोट चाहिए, बस उसको किससे, सामने वाले से एक वोट ज़्यादा चाहिए। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द वोट, जो जीतता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये एग्जाम्पल FPTP किसका है, UK और इंडिया में चलता है, और PR कहाँ चलता है, इजराइल और नीदरलैंड में। PR इंडिया में भी यूज़ होता है फॉर प्रेसिडेंट
वॉइस प्रेसिडेंट, विधानसभा और विधान परिषद। अब चलो हम थोड़ा सा लेट्स सी के पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में के इलेक्शंस में कैसे काम करता है। पीआर का ये जो थर्ड वेरिएंट है ना, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी, फॉलोड बाय राज्यसभा इलेक्शंस, जो राज्यसभा इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए यूज होता है। एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर स्टेट का एक कोटा होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, स्टेट कितना बड़ा है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि वो राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, एमएलएस के वोट से। एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो जिस एमपी को एमएलएस ने ज़्यादा वोट दिए वो जीत गए, नहीं, उसके लिए एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, टोटल वोट कितने दिए गए, कितने कैंडिडेट खड़े थे +1, और उसके बाद ओवरऑल में +1। सपोज के 4 राज्यसभा इलेक्शंस को और मेंबर्स को चुना जाना है और 200 एमएलएस है राजस्थान में, तो द विनर को कितने वोट चाहिए, 200 एमएलएस +4+1 वो फार्मूला, उसके बाद कितना हो गया ये पूरा कैलकुलेशन 40, और उसमें से +1 41 वोट्स चाहिए उसको एमपी बनने के लिए। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference votes secured by each candidate। और ये वोट कैसे काउंट किया जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस 41 टाइम्स होनी चाहिए। If after the counting of the all first preference vote required number of candidates fail to fulfill the quota, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में उसका 41 नहीं आ रहा है, अब क्या होगा, जो कैंडिडेट लोवेस्ट मिला रहेगा, जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले रहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस का, उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसके सारे वोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हर वोट्स आर ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन्ड एज सेकंड प्रेफरेंस ऑन दोज बैलेट पेपर। तो उसके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले रहेंगे उसके सारे वोट्स को क्या कर दिया जाएगा, जो सेकंड प्रेफरेंस को, सपोज एक आदमी है उसके सबसे कम वोट्स है, ऐसे समझो, एक सेकेंड ना मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। जिसको सबसे कम वोट्स मिला था, मतलब इसके फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम था, तो उसके बाद इसको जो वोट दिया रहेगा उसका सेकंड प्रेफरेंस भी रहेगा कि बी को सेकंड प्रेफरेंस, या फिर यहाँ पे सी को सेकंड प्रेफरेंस। तो इसके सारे वोट्स जो है ना सेकंड प्रेफरेंस वाले को चले जाएंगे इस पर्टिकुलर के, समझ में आया। और ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जब तक जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है इलेक्ट ना हो जाए, तब तक वो ऐसे चलता रहेगा कि लास्ट वाला जो रहेगा उसके जो वोट्स रहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, वो उसके सेकंड प्रेफरेंस वाले को दे दिया जाएगा ना। एक सवाल आता है कि इंडिया ने ये FPTP सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस। इफ़ यू केयरफुली रीड द बॉक्स एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शंस, you would have noticed that it is complicated system which may work in small country। कि जो हम लोग ने अभी राज्यसभा वाला देखे कि प्रेफरेंस दे रहे हैं, फिर अगर नहीं फुलफिल कर पा रहे तो अगेन लास्ट वाला जो कैंडिडेट सबसे कम मिले हैं उसके सारे वोट जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं उसके वो पर्टिकुलर वोट का जो सेकंड प्रेफरेंस वाला है उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो कि बड़ी कंट्रीज़ लाइक इंडिया में काम नहीं करने वाला है। द रीज़न फॉर पॉपुलरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ FPTP सिस्टम इज़ इट्स सिंप्लिसिटी। सबसे सिंपल है इस वजह से। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। के ये FPTP वाला क्या हो सकता है, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं वो भी समझ सकता है आसानी के साथ। देयर इज ऑल्सो क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। वोटर को सिंपली क्या करना रहता है, एंडोर्स अ कैंडिडेट्स और पार्टी वाइल वोटिंग। Depending on the nature of actual politics, voter may either give greater importance to the party or the candidate or balance the two। या तो वो पार्टी के हिसाब से वोट दे सकता है, या तो वो कैंडिडेट जो उसको सही लगेगा वो अपने हिसाब से जिसको चाहे वोट दे सकता है। द FPTP पार्टी ऑफर्स वोटर्स टू चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। FPTP में क्या होता है कि
सिंपली ये नहीं कि कौन से पार्टी चूज़ करना है, ये भी ये चॉइसेस देता है कि कौन से कैंडिडेट को तुम वोट देना चाहते हो। In other electoral system, especially proportional representation system, voters are often asked to choose a party and the representatives are declared on the basis of party list. As a result, there is no one representative which represents the and is responsible for one locality. In constituency-based system like FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him for her accountable. अब जैसे FPTP में क्या होता है, FPTP में कि वोटर्स को पता है कि मैं इसको जिता रहा हूँ तो ये मेरे काम आएगा या फिर रिस्पॉन्सिबल रहेगा वट एवर प्रॉब्लम्स कम्स इन आवर सोसाइटी और समाज। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेल दैट कि PR बेस्ड इलेक्शंस में नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, कि जो PR बेस्ड सिस्टम है ये जो है ना पार्लियामेंट के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर. You will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of vote, जो एक बेहतर तरीका नहीं है। The FPTP system generally gives largest party and coalition some extra bonus seats more than their shares of vote would allow. This system make it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government. Finally, the FTPT system encourages voters from different social groups to come together to win an election in locality in a diverse country like India. FTPT में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कम्युनिटी के लोग के रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। A PR system would encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution maker. A PR system में क्या होता है कि जितनी भी कम्युनिटी हो अपना एक पार्टी बनाए जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। The experience of the working of the constitution has confirmed the expectations of the constitution makers. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. ये बहुत ही सिंपल था। It has helped larger parties to win clear majority at the center and state level. और जो बड़ी पार्टी है उनके लिए ये आसान था कि मतलब सेंटर पे भी मेजॉरिटी में जीत सके और स्टेट लेवल पे भी। दिस सिस्टम हैज आल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। तो अब इस FPTP में क्या होगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग बिलीफ के लोग रहेंगे, अलग अलग पार्टी को वोट देने वाले रहेंगे। तो FPTP से ये भी होता है कि बड़ी पार्टीज जो है ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक कास्ट की वोट लेके जीत सकते, उनको चाहिए ही चाहिए। नॉर्मली द वर्किंग ऑफ FPTP सिस्टम रिजल्ट्स इन टू पार्टी सिस्टम। दिस मीन दैट there are two major competitors of the power and power is often shared by the two parties alternatively. तो बेसिकली FPTP में दो ही पार्टी के बीच में लड़ाई रहती है और ये बहुत ही मुश्किल होता है नई पार्टीज या थर्ड पार्टी के लिए कंपटीशन में एंटर होना या फिर पावर शेयर करना। In this respect, the experience of the FPTP in India is slightly different. After independence, though we adopted the FPTP system, there emerged a one party dominance and along with it there existed many smaller parties. इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में ज़्यादातर एक दो ही पार्टी का डोमिनेंस था और जो छोटी पार्टीज थी वो उनके साथ हो लेती थी। There existed many smaller parties. After 1989, India is witnessing the functioning of multi-parties coalition. उसके बाद से मल्टी पार्टीज एक साथ जुड़ के आती है। At the same time, gradually in many states, two-party competition is emerging, but the distinguished feature of the Indian party system is that rise of coalition has made it possible for new smaller parties to enter in electoral competition in spite of FPTP. So overall ये पूरे का क्या मतलब था, हमने FPTP का मतलब हमने क्या समझा कि पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो मेजर बड़ी पार्टीज होती थी उनको दो पार्टीज होती उनके बीच में ही आज भी जो है फाइट होती है। बट 1980 के बाद क्या हुआ कि जब वोट शेयर डिवाइड हुए तो छोटी पार्टीज़ को भी मौका मिल गया साथ में आने का। आज हम सुनते हैं कि
क्या कहते हैं उसको, कोलिशन वाली गवर्नमेंट, कि दो पार्टी मिल के एक गवर्नमेंट बनाती है। तो फिर इस वजह से FTTP का सिस्टम थोड़ा सा अभी 1989 के बाद से इम्प्रूव होता गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने क्या नोटिस किया कि FPTP इलेक्शन सिस्टम में कैंडिडेट जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्मॉलर सोशल ग्रुप है, जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ है, दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारी जो हिस्ट्री थी हम कास्ट बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेट करते थे, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़े ना, वो कुल्लड़ वाली कहानी। इन सच ए सोशल सिस्टम द FPTP इलेक्टोरल सिस्टम कैन मीन दैट डोमिनेंट सोशल ग्रुप एंड कास्ट कैन विन एवरीवेयर। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो बड़ी कम्युनिटी है, जिसके ज़्यादा लोग रहेंगे, उनमें से ही कोई एक जीतेगा, एंड द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप में कंटिन्यू टू रिमेन अनप्रेजेंटेड। और छोटे छोटे लोगों को, जो छोटे ग्रुप हैं, उन लोगों को क्या होगा, सताया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड द नीड टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप। तो इस चीज़ से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो जो है अवेयर थे। दिस इशू वॉज debated even before independence and British government had introduced separate electorates। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर हु वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Many members expressed a fear that this will not suit for purpose. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituency. In this system, all voters in the constitution are eligible to vote, but the candidate must belong to the one particular community or social section over which seat is reserved. तो बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ सीट्स को हम रिजर्व कर दें कुछ छोटी कम्युनिटीज़ के लिए। जैसे मान लो कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए के 80 लोग रहते हैं, ग्रुप बी के 20 लोग रहते हैं। तो अब ग्रुप ए से अगर कोई लड़ता तो उसको तो जीतना ही जीतना था, 80 में से तो कम 60 तो देंगे ही। बट ग्रुप बी में से अगर कोई भी खड़ा हो जाता है तो वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो वो तो कभी जीतने वाला नहीं था। तो इस वजह से हम लोग ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि कुछ जो छोटी कम्युनिटीज़ है, जैसे मान लो ए बी कम्युनिटी बी छोटी है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व कर दिया गया कि ए कम्युनिटी जिसके 80 लोग हैं उनमें से कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और बी में से जिसके 20 लोग हैं सिर्फ उनमें से ही खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव बीन अ कर्स टू इंडिया, इवन हैव डन इनकैलकुलेबल हार्म टू इस कंट्री। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव ब्लड आवर प्रोग्रेस, वी मुस्लिम want to merge in the nation, for God's sake keep our hand of reservation for the Muslim community। तजामुल हुसैन का ये जो है स्टेटमेंट था। There are certain group which may be spread across the country in a particular constituency. Their numbers may not be sufficient to be able to influence the victory of candidate. However, taken across the country, they are significantly sizable group. To ensure their proper representation, a system of reservation become necessary. The Constitution provides the reservation of seats in the Lok Sabha, state legislative assemblies, and scheduled caste and scheduled tribes. The provision was made initially for the period of 10 years, and as a result, successive constitutional amendments has been extended to 2010. तो एक रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो सिर्फ नीट और जे के एग्जाम में भी नहीं है, इसमें भी है कि देखो SC/ST के लिए भी रहता है, वीमेन के लिए भी रहता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये भी डिक्लेयर हो जाता है कि यहाँ से जो जेंट्स हैं वो नहीं खड़े हो सकते, तो वहाँ से सिर्फ वुमेन्स खड़े हो सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये रिजर्वेशन हो जाता है कि यहाँ से कोई और कम्युनिटी के लोग नहीं खड़े हो सकते, सिर्फ SC/ST के खड़े हो सकते हैं। और ये पहले 10 साल के लिए था, फिर इसको एक्सटेंड करके 2010 तक अमेंड किया गया था। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द बोथ दीज ग्रुप्स इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर in the population of India today. 543 elected seats in the Lok Sabha, 79 are reserved for scheduled caste, 41 are reserved for scheduled tribes। तो 540 में से तेरी 79 जो है SC के लिए हैं और 41 किसके लिए हैं,
एसटी के लिए हैं। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हम ये पढ़ा कि हम लोग जो है रिजर्व करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लाइक हमने देखा 79 एससी के लिए, 41 एसटी के लिए। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि ये रिजर्व रहेगी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑन व्हाट बेसिस इज द डिसीजन, कौन से बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है? ये डिसीजन इज टेकन बाय इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड डेलिमिटेशन कमीशन। ये एक बॉडी है जो ये डिसीजन लेती है। क्या डिसीजन लेती है? डिसीजन लेती है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रहेगी एससी के लिए, एसटी के लिए, वीमेन के लिए। द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क कोलेब्रेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसके साथ काम करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए साथ। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉविंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री। और ये क्या करती है? ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, नहीं नहीं, उसके लिए ये एक जोग्राफी के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को बाउंड्री बनाते हैं। अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससी एसटी इन दैट स्टेट। और ये रिजर्व किसके बेसिस पे होता है कि उस स्टेट में एससी और एसटी के कितने लोग हैं। आफ्टर ड्रॉविंग द बाउंड्रीज द डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या देखता है? उसके कंपोजिशन को। द डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द टू थिंग, दो चीज़ को देखता है। पहला कि इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवेंचुअली थ्रू आउट द कंट्री। दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन। तो ये रोटेट होते रहता है, कभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है तो कभी अगली हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ऑफ लेट देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वीमेन। बाद में वीमेन के लिए भी ये मांग की गई थी। गिवन द फैक्ट वेरी फ्यू वुमेन आर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, द डिमांड फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन इज इंक्रीजली बीइंग आर्टिकुलेटेड। Reservation of seats for women has been provided for the rural and urban local bodies. We shall discuss this chapter on the local government. A similar provisions for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment of the constitution. Such an amendment has been proposed several times in the parliament but has not been passed. So इसका मतलब क्या हुआ कि सेम जिस तरह का रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए है उसी तरह के वीमेन के लिए भी डिमांड हो रही है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी वीमेन, जो कि बहुत ही कम वुमेन जो है रिप्रेजेंट हो पाती है। तो इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही थी। बट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में उनको रिजर्वेशन मिलता है, और इस चीज़ के बारे में हम लोकल गवर्नमेंट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शंस बहुत ही फ्री और फेयर हो। इफ़ यू वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑन ग्राउंड, अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसकी रियलिटी भी यही हो कि लोगों के द्वारा ही चुनी जावे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इलेक्शन सिस्टम इज़ इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट। ये एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि लोगों को पता रहना चाहिए क्या कैसे हो रहा है। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्ट्रल रिजल्ट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मेथड ऑफ इलेक्शंस, से मेथड ऑफ इलेक्शंस के लिस्ट बना के लिखना इनफ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चंस। दो बेसिक क्वेश्चंस को कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करता है। पहला क्या, वोटर्स कौन है, और दूसरा क्या, हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शंस कौन कंटेस्ट कर सकता है। इन बोथ दीज रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, जो कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। पहला क्या, यू ऑलरेडी नो दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर्ड दैट ऑल अडल्ट सिटीजन्स इन द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। पहली चीज़ तो क्या कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं वो एलिजिबल होने के लिए वोट करने के लिए।
इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इन मेनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल विद द रूलर्स टू गेट दिस राइट। बहुत सारी कंट्रीज में हमें रूलर्स के साथ लड़ना पड़ा ये राइट के लिए, वोट वाले राइट के लिए। इन मेनी कंट्रीज वीमेन कुड गेट दिस राइट वेरी लेट एंड ओनली आफ्टर स्ट्रगल। और बहुत सारी कंट्रीज़ में वीमेन को तो बहुत बाद में मिला, बहुत स्ट्रगल के बाद। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज गारंटी एवरी अडल्ट सिटीजन्स इन इंडिया राइट टू वोट। पहला क्या था कि हर अडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार मिले। टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मीन एन इंडियन सिटीजन्स अबव 21। 80 क्या है, 1989 तक क्या था? अडल्ट सिटीजन का मतलब होता है जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है। फिर उसके बाद 1989 में अमेंडमेंट हुआ और एलिजिबिलिटी को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। अडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, के सारे सिटीजन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। दिस इज द कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ राइट्स। Many people thought and many people think so today that giving to right to vote to everyone irrespective of education qualification was not right। बहुत लोग कहते हैं, सोचते हैं कि सबको राइट वोट का अधिकार देना बिना ये जाने कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सही नहीं है। उनके हिसाब से जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग उनको ही देना चाहिए था, ऐसे ही हर किसी को क्यों वोट दे देगी। But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equal मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी एंड कंट्री फॉर द। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उन्होंने क्या किया कि सारे लोग बराबर है, तुम पढ़े लिखे PhD हो या 10वीं फेल हो, यू ऑल आर इक्वल। व्हाट इज ट्रू ऑफ राइट टू वोट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कॉन्स्टेंट इलेक्शंस। जो चीज़ें राइट टू वोट के लिए लागू है वो सेम चीज़ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस के लिए भी है। ऑल सिटीजन है राइट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सारे लोगों को अधिकार है रिप्रेजेंटेटिव बनने का। हाउएवर देयर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, बट वहाँ पे एज का वो रहता है कि लोकसभा के लिए या फिर असेंबली इलेक्शन के लिए कम से कम 25 साल होना जरूरी है। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लीगल प्रोविजन दैट पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन इम्प्रिजन फॉर 2 और मोर, और अगर कोई 2 साल के लिए जेल गया है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर, राइट टू कंटेस्ट इन द सेंस ऑफ सिस्टम टू ओपन ऑल सिटीजन। तो इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तुमको मेल हो फीमेल हो क्या हो, कौन से क्लास से हो, छोटे हो बड़े हो, सबको आज़ादी है इलेक्शन लड़ने की। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस। बहुत सारे एफर्ट्स भी किए गए हैं कि इंडिया में इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दीज इज द creation of an independent election commission to supervise and conduct elections. Do you know in many countries there is absence of independent mechanism of conducting elections। तो ये एक इलेक्शंस कमीशंस को बनाया गया जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? फर्स्ट क्लॉज, द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ all elections to the parliament and the legislature of every state and of the election of the offices of president, vice president held under the constitution shall be vested in a commission referred to this constitution as election commission। कि ये सारी चीज़ें किसके अंडर होगी, कौन सुपरवाइज करेगा? इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिंटेंडेंस। जो चीज़ हमने पढ़े ये आर्टिकल 34 ही इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बॉडी बताता है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज वी शैल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे कि द इलेक्शन कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली of the Election Commission of India and each has its own sphere of operation. The Election Commission of India can either be a single member or multi member body। इसमें सिंगल मेंबर भी हो सकते हैं, मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं। 1980 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था। जस्ट बिफोर 1989 जनरल इलेक्शंस 2 इलेक्शंस कमीशन वर अपॉइंटेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 इलेक्शन कमीशंस को
कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर, सून आफ्टर द इलेक्शन द कमीशन रिवर्टेड टू अ सिंगल, उसके बाद अगेन जो है सिंगल मेंबर का स्टेटस मिल गया। फिर 1993 में क्या हुआ, 2 इलेक्शन कमिश्नर वर वंस अगेन अपॉइंटेड, फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। द कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर, हैज़ रिमेन्ड मल्टी मेंबर सिंस देन, तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। इनिशियली देयर आर many apprehension about a multi-member commission. There was a sharp difference of opinion between the chief elections commissioner or other commissioner about who had how much power. The matter had to settle by the Supreme Court. तो पहले आपस में कुछ मुठभेड़ हो गया कि किसके पास कितनी पावर रहे, कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें किसके पास कितनी पावर है। तो ये फिर मैटर को किसके द्वारा सुलझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Now there is a general consensus that multi-member elections commission is more appropriate as power is shared and there greater accountability. The chief election commissioner presides over election commissions but does not have more power than the other election commissioner. The chief election commissioner and the 2 election commissioner have equal power to take all decision relating to elections as the collective body. तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 लोग और मिलके जो है डिसीजंस लेते हैं। दे आर अपॉइंटमेंट बाय, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। इट इज़ देयर फॉर पॉसिबल फॉर अ रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ पार्टीशन पर्सन ऑफ द कमीशन हु माइट फेवर देम इन अ इलेक्शन। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आते हैं, रूलिंग पार्टी से। अब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है बट किसके एडवाइस पे, इनके एडवाइस पे। तो ये चांस है कि जो कमीशन का चीफ बने इलेक्शन कमीशन का, वो रूलिंग पार्टी को फेवर करे। दिस फेवर हैज़ लेड मेनी टू सजेस्ट दैट द प्रोसीजर शुड बी चेंज, और इस यही डर की वजह से ये कहा गया कि ये प्रोसीजर चेंज होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन के चीफ का इलेक्शन का इलेक्ट करने का प्रोसेस है उसको चेंज करना चाहिए। मेनी पर्सन हैव सजेस्टेड दैट द डिफरेंट मेथड शुड बी फॉलोड दैट मेक्स कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर। लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि कम से कम अपोजिशन का जो लीडर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे मिलकर ही ये दोनों को अपॉइंट करना चाहिए, ईसी चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शनल कमिश्नर को। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ टेनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके टेनर मतलब कितने साल तक काम करेंगे चीफ और इलेक्शन कमिश्नर। दे आर अपॉइंटेड बाय द 6-year टर्म और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65, 6 साल के लिए उन लोग का वो रहता है, और साथ में अगर 65 की एज हो गई तो वो रिटायर हो जाएंगे। अगर मान लो 2022 में उनके साथ एज 64 साल है और उनका 6 साल का टेनर रहता है ना, लेकिन 65 साल अगले ही साल हो जाएंगे, तो 6 साल नहीं पूरे करेंगे, अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। द CEC कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी, इसको जो है एक्सपायरी के पहले भी निकाल सकते हैं। कैसे? द टर्म बाय द प्रेसिडेंट इफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सच अ रिकमेंडेशन विद द स्पेशल मेजॉरिटी, अगर दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन बनाती हैं तो। दिस इज डन टू इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव अ ईसी हु रिफ्यूजेस टू फेवर इट इन इलेक्शन। कभी पता चला कि चीफ इलेक्शन कमीशन को डिसीजन ले रहा है जो रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऐसे ही रिकमेंडेशन दे देते, अगर हटा दो, नहीं नहीं, उसके लिए दोनों भी हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो दोनों भी हाउसेस से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट, के अभी तक पूरे वोटर्स की लिस्ट का देख रेख करना। इट मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर्स लिस्ट इज़ फ्री ऑफ एरर लाइक नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड वोटर और एग्जिस्टेंस ऑफ नेम ऑफ नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, इलेक्शन कमीशन। इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल, जो कब इलेक्शन है, कहाँ है, वो सब कौन करता है, इलेक्शन कमीशंस। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस, डेट फ्रॉम विच नोटिफिकेशन कैन बी फिल्ड, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फिल होगा, कौन कौन एलिजिबल है, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल, डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ काउंटिंग, डेट ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें कौन करता है,
इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन हैज़ पावर टू टेक डिसीजन। सारे प्रोसेस में किसके पास पावर है? इलेक्शन कमीशन का। इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री और स्पेसिफिक स्टेट और कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द ग्रेटर द एटमॉस्फियर इज विटिएटेड। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, वो पूरे कंट्री में कहीं भी इलेक्शंस को ख़त्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इट कैन ऑर्डर अ रिपोल इन ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर रिकाउंट द वोट व्हेन इट फील्स दैट काउंटिंग प्रोसेस हैज़ नॉट बीन फुली फेयर एंड जस्ट। तो ये सारे पावर्स किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में। अकॉर्ड्स रिकग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल टू ईच ऑफ देम। और इलेक्शन कमीशन ही सारे पार्टीज को सिंबल भी अलॉट करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो है ना स्टाफ खुद के बहुत कम है। इट कंडक्ट्स द इलेक्शंस विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेंजरी। हाउएवर once the election process has begun the commission has the control over the administration as far as election related work is concerned। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसका पावर किसके हाथ में आ जाता है जब इलेक्शन बिगिन होता है? तो इलेक्शन कमीशन के। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी एंड इन दिस रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर देम। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर असाइन हो जाते हैं? इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ के। तो द इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर और स्टॉप देयर ट्रांसफ़र। अब वे सारी चीज़ें किसके हाथ में आ गई? इलेक्शन कमीशन के अंडर में। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम और फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टीसन मैनर। ओवर द ईयर क्या हुआ? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस। इट हैज़ एक्ट इन अ इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो शोज दैट every improvement of the functioning of the institution does not require legal or constitutional change. It is widely agreed that election commission is more independent and assertive now than it was till 20 years ago। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहा है। कि पहले कुछ उसमें लूप होल्स थे, फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव किया गया, कि अभी जो हालात है इलेक्शन कमीशन की वो बहुत बेहतर है अगर कंपेयर करें हम 20 साल पहले से। तो दिस इज़ नॉट बिकॉज द पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज। ये इसलिए नहीं कि पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इंक्रीज हो गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स इट ऑलवेज हैड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर्स उसके कॉन्स्टिट्यूशन में थे उसको और अच्छे तरीके से यूज़ करने लगा है। पिछले 5 साल में क्या हुआ? 14 लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड। 14 लोकसभा इलेक्शंस हुए। Many more stable assembly election and by elections have been conducted by the election commission। के इतने सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने कराया। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे डिफिकल्टी सिचुएशंस आए होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया लाइक असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन द इलेक्शन प्रोसेस मिडवे इन 1991 when the ex Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during campaigning in 2002। The election commission faced another critical situation। Gujarat Assembly was dissolved and election commission found that unprecedented violence in the state and made it possible to hold free fair election। तो बहुत सारे सिचुएशन का उन लोग को फेस करना पड़ा, जैसे कि 1991 में रोकना पड़ा था बीच में इलेक्शन जब असैसिनेशन हुआ था राजीव गांधी का। The election commission decides to postpone election to the state assembly by the few months। The Supreme Court upheld this decision of the election commission। तो ये सारी चीज़ें थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। बहुत सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। के कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है और एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस में देयर आर बाउंड टू बी मेनी फ्लॉस एंड लिमिटेशंस। बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर टू बी मैक्सिमम। कि हमें लगातार इसकी कोशिश करती रहनी पड़ेगी किस तरह से हम जो भी थोड़े बहुत लूप होल्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम हर एक नए साल में इम्प्रूव करते रहें। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर। इंडिया ने बहुत कोशिश की है इसको फ्री एंड फेयर बनाने की। हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 55 ईयर्स हैज़ गिवन राइज टू मेनी सजेशन फ्रॉम रिफॉर्मिंग और इलेक्शन कमीशन। जो 55 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ सजेशंस देता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव करनी चाहिए। द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड मेनी स्कॉलर्स हैव कम अप विद द प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। बहुत सारे लोग अलग अलग रिफॉर्म्स के साथ आएगा, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in the
चैप्टर। सबसे पहली चीज़ तो क्या आया कि हमारे सिस्टम का जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ द PR सिस्टम के हम लोग फर्स्ट पोस्ट द पास से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आवे। क्यों? दिस वुड इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शनल टू द वोट्स दे गेट, कि वही पार्टीज को उतना ही सीट मिले जितना उन लोग को वोट मिल रहा है। दूसरा, देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट में कम से कम 1/3 वुमेन का होना ज़रूरी है। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। द इलेक्शंस एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। कैंडिडेट विद द क्रिमिनल केस शुड बी बैरेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ देयर इज अपील इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर केस चल रहा है उनको जो है नहीं खड़ा होना देना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। कैंपेन में बोलते हैं ना कि अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ऐसे कैंपेन में ये सब का बैन होना चाहिए। देयर शुड बी लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन द ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर के ऐसे रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि जिसपे लोगों और बॉडी के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक ट्रस्ट हो कि हाँ क्या चल रहा है, सारी चीज़ें पब्लिक को पता है। देर आर बट फ्यू सजेशंस, देर आर नो consensus about this suggestion. Even if there was a consensus, there are limits to what the laws and formal provision can do. Free and fair elections can be held only if the candidates, the parties and those involved in the elections abide the spirit of the democratic constitution. कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है कि वोट देने वाला, वोट लेने वाला और जो भी बॉडीज उनमें इन्वॉल्व है सब एकदम जो डेमोक्रेटिक कंपटीशन का स्पिरिट है उसके साथ दे। लेकिन आज क्या हाल है, वोट देने वाले के अंदर भी अपने एक अलग एक्सपेक्टेशंस रहती है, वोट लेने वाले के भी अलग चलते रहता है। सो ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स देर आर 2 अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। इलेक्शन क्या करता है, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन, लोगों की क्या चाह है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कल के दिन जो है मेरी सोसाइटी, मेरे समाज में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेगा। वन इज ऑफकोर्स दैट पीपल देमसेल्फ हैव टू बी मोर विजिलेंट, मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें लोगों को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिकल और रेगुलर बेसिस के। इसकी भी एक लिमिट है कि एक नॉर्मल इंसान रोज़ रोज़ क्या चल रहा है क्या है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना। देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए और वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप की जाए और एक्टिव इन फंक्शनिंग एज वॉचडॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो हमेशा अपने नज़र बनाए रखे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सरसाइजेस का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF फॉर्म के टेलीग्राम लिंक पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत थक गया।